और 9 बजे की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा से आ रही है। राजस्थान में एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। इस बार भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या से वहां पर माहौल बेहद संवेदनशील है। खबरों के मुताबिक कल रात भीलवाड़ा के शास्त्री नगर क्षेत्र में ब्रह्माणी स्वीट्स के पास कथित तौर पर दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने चाकू मारकर 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अस्पताल पहुंचने तक आदर्श तापड़िया ने दम तोड़ दिया। युवक की हत्या की सूचना मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री गणेश प्रजापत, भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी समेत बड़ी संख्या में लोग जिला अस्पताल में जमा हो गए। हत्या में मारे गए युवक के परिवार का कहना है कि हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने तक वो शव नहीं उठाएंगे। भीलवाड़ा शहर में तनाव को देखते हुए शहर के 5 थाना क्षेत्र में एसटीएफ और आरएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और हिंदू जागरण मंच ने बुधवार को भीलवाड़ा बंद की घोषणा की। जिला प्रशासन ने आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए भीलवाड़ा शहर में इंटरनेट बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो फिर सुलग रहा है राजस्थान। 22 साल के युवक आदर्श तापड़िया की हत्या के बाद से ही वहां पर माहौल गर्म है। दूसरे समुदाय के लोगों पर हत्या का इल्जाम लगा है, जिनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। शास्त्री नगर क्षेत्र में कल रात चाकुओं से इस 22 साल के युवक पर हमला किया गया। अस्पताल ले जाने से पहले आदर्श की मौत हो गई। युवक की हत्या के बाद पूरे शहर में, भीलवाड़ा शहर में तनाव बना हुआ है। बीजेपी, वीएचपी, हिंदू जागरण मंच का आज भीलवाड़ा बंद का ऐलान है। भीलवाड़ा में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। एसटीएफ समेत आरएसी की तैनाती यहां पर की गई है। इसके साथ आदर्श तापड़िया की हत्या को लेकर परिजनों की मांग है कि जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती हैं तब तक वो शव नहीं उठाएंगे। देव अंकुर मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। देव अंकुर, देखिए मामला बेहद संवेदनशील और ऐसे में पुलिस गिरफ्तारी को लेकर क्या कह रही है? क्या कुछ लोग सीसीटीवी या फिर चश्मदीदों की गवाही से चिन्हित हुए हैं? उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? देखिए नेहा, अभी तक की जो हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक पहले से कोई रंजिश का मामला था। हालांकि जितने भी आरोपी हैं इस पूरे मामले में वो सभी के सभी एक समुदाय से बताए जा रहे हैं, जिन्होंने एक हिंदू लड़के के ऊपर हमला किया और जो हमला था इतना घातक था कि उसकी मौत हो गई। इसके बाद जो रोष हुआ है उसमें विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, बजरंग दल कूद गए हैं। उनकी मांग है कि न केवल जो सारे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो, एक दिन के अंदर हो। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि 50 लाख रुपए जो परिवार है लड़के का उसको दिए जाएं, उसके परिवार वालों को दिए जाएं। जो पूरी रंजिश है ये पुरानी रंजिश का मामला बताया जा रहा है। पर जिस तरह से राजस्थान में पिछले कुछ समय में आप जान रही हैं नेहा के पहले करौली में हिंसा हुई समुदायों के बीच में, उसके बाद फिर जो कुछ अलवर में हुआ मंदिरों के टूटने की वजह से, उसके बाद जो इसी महीने में जोधपुर में हुआ और जो भीलवाड़ा का जो कल का मामला है उसके बाद कहीं ना कहीं तनाव का माहौल बना हुआ है। इंटरनेट बैन कर दिया गया है वहां पर 24 घंटे के लिए। आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक इंटरनेट का बैन है और पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। आपने पूछा नेहा कि क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारियां अभी तक नहीं हुई हैं। पुलिस जो है वो सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है और सुराग जो है उनको ढूंढने में लगी हुई है ताकि जो आरोपी हैं इस मामले में वो पकड़े जा सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवक को इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो राजस्थान में बवाल ही बवाल, अलग शहरों से खबरें सामने आ रही हैं और भीलवाड़ा में कल रात हुई युवक की हत्या से तनावपूर्ण माहौल वहां पर बना हुआ है। इससे पहले भी जोधपुर में ईद के मौके पर झंडे लगाने को लेकर 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे। करौली में नव संवत्सर पर शोभा यात्रा पर पथराव के बाद दोनों समुदाय भिड़ गए, जिसमें 34 लोग घायल हुए थे। इस केस में 59 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उधर अलवर के राजगढ़ में अतिक्रमण हटाने के दौरान 300 साल पुराना मंदिर गिराने से बवाल मच गया था। तो ये अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है। और अब बात मोहाली ब्लास्ट की करेंगे। मोहाली से बड़ी खबर आ रही है। मोहाली में धमाके की जगह से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में एक रॉकेट लॉन्चर मिला है। मोहाली में खुफिया विभाग के मुख्यालय में सोमवार देर शाम धमाका हुआ था। रॉकेट लॉन्चर RPG-22 रूस का बना हुआ है। इस बीच बड़ी खबर ये कि 1 किलोमीटर के दायरे में एक और रॉकेट लॉन्चर पाया गया है। एक रॉकेट लॉन्चर जो इस्तेमाल किया गया था हमले के लिए और अब ये दूसरा रॉकेट लॉन्चर मिला है।
धमाके की जगह से 1 किलोमीटर की दूरी पर यह रॉकेट लॉन्चर पाया गया है। इस बीच RPG-22 इसकी मेक बताई जा रही है। ये दरअसल तमाम डिटेल्स अब धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे भी पूछताछ में आगे की जो कार्रवाई है उसमें मदद मिल रही है। ऐसे में अब तार जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान से। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? जी देखिए, अभी तक की जो जांच हुई है उसमें जो खुफिया सूत्र हैं और उनके मुताबिक जहां इंटेलिजेंस की बिल्डिंग है जहां धमाका हुआ था वहां पर डंप डेटा पुलिस ने निकाला, जिसके बाद ये जानकारी शुरुआती तौर पर मिली है कि सीधे सीधे पाकिस्तान कनेक्शन है इस मोहाली बम धमाके में। दरअसल इंटेलिजेंस बिल्डिंग के बाहर जब ये पूरा धमाका हुआ है उस दौरान जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है पंजाब का गैंगस्टर और खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, उसके ओवरग्राउंड वर्कर की लोकेशन वहां पर मिली है। इसके अलावा अब सीधा सीधा पाकिस्तान कनेक्शन जुड़ रहा है। तो सेंट्रल एजेंसियों का मानना है कि इस धमाके के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की K2 डेस्क हो सकती है। K2 डेस्क क्या है? देखिए, पिछले दिनों जिस तरीके से पंजाब में लगातार सिलसिलेवार टारगेट किलिंग हुई थी, उसके बाद NIA और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने ISI के K2 डेस्क का खुलासा किया था और ये बताया था कि कैसे ISI पंजाब के गैंगस्टर जो पंजाब में है और पंजाब से फरार हो चुके हैं, उनकी मदद से पंजाब में आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवा रही है। और ये बात इस बात से भी पुख्ता होती है कि कल जिस तरीके से खबर मिली थी आज तक को कि जो इंटेलिजेंस बिल्डिंग है जहां पर बम धमाका हुआ था वहां के डंप डेटा निकाला जब पुलिस ने, तब वहां पर हरविंदर सिंह रिंदा जो फिलहाल पाकिस्तान में मौजूद है उसके एक शूटर, उसके एक ओवरग्राउंड वर्कर की लोकेशन वहां पर मिली है। इसी आधार पर पंजाब में ताबड़तोड़ छापेमारी करके तकरीबन 11 लोगों से कल पूछताछ हुई थी। हालांकि अभी तक क्रक्स निकल के नहीं आया है। एक बड़ी कामयाबी जरूर मिली है कि जिस लॉन्चर से जो रॉकेट है वो दागा गया था वो मोहाली पुलिस ने बरामद कर लिया है। मोहाली पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है, लेकिन सीधा सीधा जो पाकिस्तानी कनेक्शन वो अब इस मामले में सामने आ चुका है। मोहाली पुलिस जल्द खुलासा करे, लेकिन इसके तार K2 डेस्क से ही जुड़ते दिख रहे हैं। नेहा, ठीक है, बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे तमाम जानकारी, तमाम डिटेल्स आपसे लेंगे। लेकिन क्या सीमा पार रची गई मोहाली में खुफिया विभाग मुख्यालय में धमाके की साजिश? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त सबके सामने है। क्या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के K2 डेस्क का हाथ है मोहाली ब्लास्ट के पीछे? क्या पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी रिंदा ने रची है धमाके की साजिश? तमाम सबूत इसी बात की ओर इशारा कर रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोहाली धमाके में बड़ा खुलासा। खालिस्तानी आतंकी का गुर्गा था मौके पर मौजूद। मोहाली के खुफिया विभाग के हेडक्वार्टर में सोमवार देर शाम हुए धमाके में आतंकी साजिश को लेकर पंजाब पुलिस अब तक तो खामोश है, लेकिन सूत्रों के जरिए जो खबरें आ रही हैं उससे साफ संकेत मिल रहा है कि इसके पीछे सीमा पार से ऑपरेट कर रहे खालिस्तानी आतंकियों का हाथ हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शुरुआती जांच में ये जानकारी मिली है कि पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का ग्राउंड वर्कर धमाके के वक्त पंजाब खुफिया विभाग की इमारत के आसपास था। इस बात के सबूत मोबाइल डंप डेटा उठाए जाने के बाद मिले हैं। खालिस्तानी आतंकी और पंजाब का गैंगस्टर हरविंदर सिंह रिंदा साल 2020 में पाकिस्तान फरार हो गया था और अब पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग भिजवा रहा है। पिछले दिनों करनाल में जो IED पकड़ी गई वो भी हरविंदर सिंह रिंदा ने ही भिजवाई थी। मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस में हुए धमाके मामले में पुलिस जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। फिलहाल पुलिस का जवाब गोलमोल है। पीछे करनाल में बस्ताड़ा पे जो आतंकवादी पकड़े गए थे और उनसे जो रिकवरी हुई है और कल की जो घटना है, तो इन सब को देखकर हमने अपनी जो है ये कार्य योजना बनाई है और हम पहले भी सभी डिस्ट्रिक्ट SPs हैं, रेंज के IGs, ADGs हैं, कमिश्नर्स हैं, उनको भी हमने सतर्क किया है कि इस पे पूरे तौर पे मुस्तैदी रखें और इस चुनौती का भली प्रकार से सामना करें।
आज तक को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहाली धमाकों के पीछे आईएसआई की K2 डेस्क का हाथ हो सकता है। माना यही जाता है कि रिंदा भी K2 डेस्क का हिस्सा है। K2 का मतलब है कश्मीर खालिस्तान। आतंकियों का ये K2 डेस्क साल 2016 से काफी ज्यादा सक्रिय है। K2 डेस्क अब तक पंजाब में 8 से ज्यादा टारगेट किलिंग को अंजाम दिलवा चुकी है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई के K2 डेस्क में आईएसआई के तेज तर्रार अफसर शामिल हैं। ये डेस्क पंजाब के गैंगस्टर जो प्रो खालिस्तानी हैं, उनका इस्तेमाल करके पंजाब में टारगेट किलिंग को अंजाम दिलवा चुकी है। पाकिस्तान में बैठा भिंडरवाले का भतीजा लखबीर सिंह रोड़े भी पंजाब में होने वाली आतंकी वारदातों और ड्रोन से भेजे जाने वाले आईईडी में मुख्य भूमिका निभा रहा है। मोहाली में हुए बम धमाके की जांच पंजाब पुलिस कर रही है और अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में आईईडी भिजवाई जा रही है, पिछले कुछ सालों से पंजाब के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर टिफिन बम बरामद हुआ है और पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से पंजाब में बड़े पैमाने पर टारगेट किलिंग की वारदातों को अंजाम दिलवाया गया है, ऐसे में सेंट्रल एजेंसियों का मानना है कि मोहाली में हुए बम धमाकों के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ हो सकता है और इन बम धमाकों के लिए बहुत मुमकिन है कि लोकल गैंगस्टर के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया हो। बहरहाल पंजाब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। इस बीच पंजाब पुलिस ने फरीदकोट के रहने वाले निशान सिंह नाम के शख्स को हिरासत में लिया है। आरोप के मुताबिक इसी शख्स ने हमलावरों को धमाके का सामान मुहैया कराया था। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पंजाब के अलग अलग इलाकों से 2 और लोगों को हिरासत में लिया है। इस बीच मोहाली ब्लास्ट केस की जांच में दिल्ली पुलिस भी जुड़ गई है। एनआईए पहले ही इसकी जांच शुरू कर चुकी है। एनआईए की टीम धमाके वाली जगह का मुआयना कर चुकी है। शक जताया जा रहा है कि आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से धमाके को अंजाम दिया गया था। मोहाली से सत्येंद्र चौहान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और अब बात देश में मंदिर मस्जिद मीनार पर मचे बवाल की। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद पर विवाद बढ़ रहा है। आज सर्वे की नई तारीख को लेकर कोर्ट फैसला सुना सकता है। संगीत सोम ने विवादित बयान देकर कहा कि 1992 में बाबरी और 2022 में ज्ञानवापी की बारी है। वहीं इस बीच मथुरा की ईदगाह में भी सर्वे की मांग की जा रही है, जबकि ताजमहल में 22 कमरों के मामले में 12 मई को अगली सुनवाई होगी। क्या बदला जाएगा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर? क्या आज आएगी ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे की नई तारीख? पिछले 3 दिनों से यही सवाल सबकी जुबान पर है। आज वाराणसी के सिविल जज की अदालत में फिर से इस पर सुनवाई है। ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी की गुहार है कि कोर्ट कमिश्नर को बदला जाए, जबकि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा की मांग है कि श्रृंगार गौरी मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए और वक्त दिया जाए। कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता मामले पर दोनों पक्षों के बीच जोरदार बहस हुई। बहस के दौरान लोकल कोर्ट की मौजूदगी में सर्वे की बात उठी, जिसे दोनों ही पक्षों ने माना और जज ने भी मौखिक तौर पर हामी भरी। आज कोर्ट कमिश्नर और अगले सर्वे पर फैसला आ सकता है। कमिश्नर की तरफ से सुनवाई हो चुकी है, वकील कमिश्नर चेंज करने के बाबत सुनवाई हो चुकी है, लेकिन मात्र जो हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बाजीगर द्वारा दिया गया है कि तहखाना खुलवाया जाए, ब्रैकेटिंग के अंदर घुसवाया जाए, यदि ताला बंद है तो ताला को तोड़वाया जाए और मेरी कमीशन गर्भगृह में ही कराया जाए, ब्रैकेटिंग के बाहर कराया जाए। इसके बाबत कोर्ट उनको आपत्ति उन्होंने देने के लिए समय मांगा है। तो यही एक तरीका होता है भाई, ईमानदारी और सच्चाई तो यही है कि कोर्ट पर विश्वास किया जाता है। कोर्ट तो सर्वोपरि होती है, उस पर विश्वास है, उसको मानते हैं। चले कोर्ट वहाँ जाएगी, जाकर देखेगी, जो होगा उसकी वीडियोग्राफी करेगी, उस पर देखा जाएगा। वहीं इस पर सियासत भी चरम पर है। यूपी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और मेरठ के सराधना से पूर्व विधायक संगीत सोम का विवादित बयान सामने आया। सोम बोले, ज्ञानवापी का 2022 में 1992 जैसा हश्र होगा।
जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पे जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं। जो 92 में हुआ वो 22 में होगा। उधर कृष्ण जन्मभूमि मामले में आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। वादी महेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट और केशव देव बनाम शाही मस्जिद ईदगाह केस में सुनवाई होनी थी। वादी ने कोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के करीब से शाही ईदगाह मस्जिद को कहीं और स्थानांतरित करने और मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है। हमारा कहना है कि जो मस्जिद परिसर है उसका वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए और वहाँ एडवोकेट कमिश्नर जाए और एडवोकेट कमिश्नर मौके पर जाकर के पूरे तथ्यों का अवलोकन करे। वहाँ जो जो हिंदू चिन्ह है, कमल है, गदा है, शंख है, ओम है, स्वास्तिक के चिन्ह है, उन सब का उसमें रिकॉर्ड आना चाहिए और हम चाहते हैं कि न्यायालय के सामने ये सभी तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए। उधर ताजमहल मामले में अब 12 मई को सुनवाई होगी। ताजमहल के 22 बंद कमरे खोले जाने, वीडियोग्राफी कराए जाने और कमेटी बनाकर हिंदू देवी देवताओं से संबंधित साक्ष्यों की जांच करने के लिए दायर की गई याचिका पर भी आज सुनवाई नहीं हो सकी। इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच में दायर याचिका में कहा गया है, ताजमहल के 22 बंद कमरों में तेजो महाले के पुख्ता सबूत हैं। याचिका के मुताबिक वो सबूत हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति के रूप में है। फिलहाल उन 22 कमरों में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उन सभी 22 कमरों को खोला जाए ताकि मंदिर या इबादत गाह वाले विवाद का अंत हो। मुझे लगता है जो सभ्य समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी थोड़ा विज्ञान को समझते हैं, जो भी थोड़ा चीजों को समझते हैं, वो एक बार मेरी याचिका पढ़ेंगे तो उनको लगेगा कि ये जो मांग है जेन्युइन मांग है। मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि शिव मंदिर घोषित है या शिव मंदिर कर दिया जाए, मैं ये नहीं क्लेम कर रहा हूँ कि उसको मकबरा कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो 22 कमरे हैं उसको खोल दीजिए, उसका रहस्य सामने आ जाए। देश में जिस तरह से ऐतिहासिक धरोहर और मंदिर मस्जिद पर कानूनी दांवपेच शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है कि ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। दिल्ली के कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ घोषित करने की मांग को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुए, वो इसका बड़ा संकेत है। अभी इतिहास के पन्नों से कई विवाद और निकलेंगे। आगरा से अरविंद शर्मा और मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी, आज तक। बात अब श्रीलंका की करेंगे। श्रीलंका में हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़क पर कोहराम मचा हुआ, हिंसा और दंगों की आग में जल रहे श्रीलंका में पिछले 2 दिन में 8 लोगों की जान गई है। ऐसे हालात में सड़क पर हिंसक प्रदर्शन को रोकने के लिए श्रीलंका के रक्षा मंत्री ने देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया है, यानी कि शूट एट साइट। वहीं 12 मई की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मंत्रियों, सांसदों के घर में आग लगा दी। राजपक्षे सरकार के एक सांसद को कार समेत नदी में डुबो दिया गया। पुलिस और सेना के आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें भी भीड़ के गुस्से की आग नहीं बुझा सकी। ये बदसूरत तस्वीरें उस श्रीलंका की हैं जो एक समय अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता था। जहां पिछले 2 साल से आम जनता महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता की आग में जल रही थी, उसकी लपटों ने राजपक्षे सरकार की लंका का दहन कर दिया। गुस्साई भीड़ ने न सिर्फ कोलंबो में पूर्व प्रधानमंत्री राजपक्षे के सरकारी आवास को आग के हवाले कर दिया, बल्कि हम्बनटोटा में राजपक्षे परिवार के पैतृक घर को भी नहीं छोड़ा। जनता के गुस्से की आग में कई सांसदों और मंत्रियों के घर जलकर खाक हो चुके हैं। I'm right now in front of
Kota Govama, the place where hundreds of protesters have been gathered for the last 30 days, demanding the resignation of President Gotabaya Rajapaksa and this government. Today, despite it being curfew, people are here in numbers protesting, calling on the government to step down. सोने की लंका अब सिर्फ पुराणों में लिखी बात हो चुकी है। आज की श्रीलंका पीतल की भी नहीं रही, जहां लोगों को पेट भरने के लिए अनाज के लिए लड़ना पड़ रहा हो। जहां दवाइयों की कमी की वजह से मरीज बेमौत मर रहे हों, जहां पेट्रोल डीजल की कमी से अर्थव्यवस्था का चक्का जाम हो चुका हो, लोग बैंकों से अपना पैसा तक नहीं निकाल पा रहे हों, 1 महीने के भीतर 2 बार आपातकाल झेलने को मजबूर होना पड़ा हो, वो श्रीलंका तो मिट्टी का भी नहीं रहा। कर्ज की जंजीरों में जकड़ा श्रीलंका बेसहारा, बेबस और मायूस हो चुका है। और अब ये छोटा सा खूबसूरत देश गृह युद्ध की आग में लिपटा है। My way here, I was just simply asked where I was going by police, by army, and they said let me through. So as you can see, I mean, there is a huge public outcry. People are angry. People want to come out onto the streets and show their anger at this government. This crowd is not going down. It's been increasing by the minute that I'm here, and I'm expecting more people to converge by this evening. श्रीलंका की इस हालत के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो अपने परिवार को लेकर भाग चुके हैं और पीछे छोड़ गए हैं ये लंका दहन, जिसकी शुरुआत राजपक्षे के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने की थी। जिसके बाद आम लोगों का गुस्सा फूटा और पूरे श्रीलंका से मारपीट, आगजनी, बवाल और दंगों की तस्वीरें आने लगी। Almost about 20,000 came with sticks, heavy sticks, and they beat all of us. They demolished our place. We were having this place. Can you see? These were the tents that we were having. They came, they took up our buffers, everything. They hammered 3 of my colleagues, and these are university young graduates who are fighting for their rights. No education, no food. Economy is at a standstill because we want the Rajapaksas to go. राजपक्षे सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सेना ने भी लोगों के विरोध प्रदर्शन को काबू करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन ये आम हिंसा नहीं है। ये राजपक्षे सरकार के खिलाफ श्रीलंका की आम जनता का गुस्सा है। आज तक ब्यूरो। वहीं श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आज तक संवाददाता अक्षया नाथ मौजूद हैं। वहां इस वक्त क्या हालात है, देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। हमने देखा कि सोमवार को महिंदा राजपक्षा के ऑफिशियल घर में बहुत ही बड़ा तरीके से प्रोटेस्ट और पेट्रोल बॉम्बिंग जैसे लोगों की तरफ से हुआ था। तो उस टाइम पे महिंदा राजपक्षे ने उनके फैमिली के साथ त्रिकोणमलई में एक आइलैंड में गया है और अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ के जो प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, वो अभी कंटीजेंसी प्लान के लिए स्ट्रैटेजी ले रहा है। उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी लीडर्स को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए इनवाइट किया था, पर उन लोगों ने बोला कि वो उनके लिए ठीक नहीं है, वो लोग वो नहीं करेंगे। और आज एक ऑल पार्टी मीटिंग होने वाला था, पर स्पीकर ने बोला कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वो अभी कैंसल्ड है। हम देख रहे हैं कि श्रीलंका एक सबसे बड़ा आर्थिक संकट में है और यहाँ पे इस संकट से कैसे ये लोग बाहर आएंगे, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। कैसे यहाँ के जो करंट डेट है वो कैसे इन लोग मैनेज करेंगे। अभी जो रिजर्व मनी है श्रीलंका के पास वो लगभग 4 दिन या 5 दिन के लिए भी काफी नहीं है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सब चीजों के मनी, महंगाई वही है हर तरफ, पानी को, फूड, आपके ट्रैवल के लिए। और हम देख रहे थे कि कई सारे जगह पे पुलिस प्रेजेंस इंक्रीज किया गया है। और कल यहाँ पे एक अनाउंसमेंट भी दिया था कि अगर कोई भी लोग को पब्लिक प्रॉपर्टी में
कुछ इम्पैक्ट करने या अफेक्ट करने जैसे कुछ किया गया तो उन लोगों को शूट एट साइट भी कर सकते हैं। तो यहाँ के सिचुएशन बहुत ही खराब है। हम देख रहे हैं कि लोगों उनके आजादी के लिए फिर से 1948 के बाद फिर से अब लड़ा रहा है। कैमरा पर्सन दिव्यन के साथ श्रीलंका से अक्षय नाथ, आज तक। असनी तूफान ने अपना रास्ता बदल लिया है। ये ओडिशा की बजाय आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और विशाखापट्टनम की तरफ मुड़ गया। हालांकि इसकी रफ्तार एकदम सुस्त पड़ गई है, फिर भी बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई तटीय इलाकों में अलर्ट अब भी जारी है। कई इलाकों में जमकर बारिश हो रही है, जिसमें श्रीकाकुलम, कोलकाता और पुरी शामिल है। आंध्र प्रदेश के भी कई तटीय इलाकों में जमकर बारिश इस वक्त हो रही है। तालिबानी सत्ता के तुगलकी फरमान के खिलाफ राजधानी काबुल में अफगानी महिलाओं का गुस्सा फट पड़ा। सड़क पर उतरी महिलाओं ने तालिबानी सत्ता के नए बुर्का नियम का जमकर विरोध किया और इसे तुरंत हटाने की मांग की। अपने ही देश में गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर ये उन महिलाओं का प्रदर्शन है जो चेहरा सहित पूरे शरीर को ढकने वाले बुर्के से आजादी चाहती हैं। आजादी अपने पसंद के कपड़े पहनने की, आजादी अपने हिसाब से जिंदगी जीने की। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार महिलाओं की आजादी पर पाबंदियां लगाने लगी, यानी वो सब कुछ शुरू हो चुका है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। महिलाओं के नए बुर्का नियम के खिलाफ राजधानी काबुल की सड़कों पर महिलाओं ने खुलकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके हाथों में पोस्टर्स थे और जुबान पर इस बेतुके फरमान को हटाने की मांग। فرهنگ خود را تحت نام اسلام تحت نام ایجاد بر زنان افغانستان تحمیل میکنه. از 9 ماه حضور گروه طالب در افغانستان تمامی برنامه‌ها و اجندای گروه طالب। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने बताया कि इस प्रदर्शन को कवर करने आए विदेशी पत्रकारों को तालिबानी लड़ाकों ने गिरफ्तार कर लिया ताकि उनकी आवाज दुनिया भर में ना पहुंच सके। बीते दिनों यहां महिलाओं को चादर यानी सिर से पैर तक का बुर्का पहनने का तालिबानी फरमान सुनाया गया। इससे पहले भी तालिबान ने विश्वविद्यालयों में लड़के और लड़कियों की एक साथ पढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया था। यहां तक कि महिलाओं को अकेले सफर करने पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। साथ ही पुरुष और महिलाओं को एक समय पर पार्क में जाने पर भी मनाही है। आज तक